हम रोज सांस लेते हैं और इन्हीं सांसों की वजह से हमारी जिंदगी चलती है। लेकिन क्या सिर्फ सांस लेना हमारी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है, या इन सांसों के अलावा हमारी बॉडी के अंदर कुछ और भी हो रहा है? तो चलिए समझते हैं कंसेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जो हमारी लाइफ को, जो हमारी बॉडी को जिंदा रखता है, जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रेस्पिरेशन को हम यहाँ पे दो फेजेस में स्टडी करेंगे, दो फेजेस में यहाँ पे इसको हम क्लियर करेंगे। ये जो रेस्पिरेशन है, इसके दो कंसेप्ट है, एक तो ओल्ड कंसेप्ट है और दूसरा है दैट इज मॉडर्न कंसेप्ट है। तो हम यहाँ पे दोनों को डिस्कस करेंगे कि एज पर ओल्ड कंसेप्ट रेस्पिरेशन किसको कहते थे, एज पर मॉडर्न कंसेप्ट रेस्पिरेशन किसको कहते हैं। तो अगर हम बात करेंगे ओल्ड कंसेप्ट की, अर्लियर कंसेप्ट की, तो वो रेस्पिरेशन को कैसे डिफाइन करते थे? इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता था, दैट इज सिंपली प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता था, सिंपली दैट इज प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। इस प्रोसेस को नाम देते थे रेस्पिरेशन। और ये जो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस है, इसको हम सिंपली नाम देते हैं ब्रीदिंग। तो मीन्स एज पर ओल्ड कंसेप्ट, एज पर अर्लियर कंसेप्ट, जो रेस्पिरेशन है इट इज सिंपली इक्वल टू ब्रीथिंग। तो मीन्स उस टाइम पे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कोई फर्क नहीं थी। वो सिंपली कहते थे कि ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए से ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता था और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जाता था, रिलीज किया जाता था। इस प्रोसेस को नाम देते थे रेस्पिरेशन। और इस अर्लियर कंसेप्ट के मुताबिक देयर इज नो आइडिया अबाउट द एनर्जी प्रोडक्शन। ये जो उन्होंने रेस्पिरेशन का कंसेप्ट दिया है, उस कंसेप्ट के मुताबिक वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वहां पे कोई आइडिया नहीं था। वो एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में कुछ भी नहीं वहां पे एक्सप्लेन करते थे। और ये जो अर्लियर कंसेप्ट था, ये सिंपल लिमिट था, कहां तक? लंग्स तक के लिमिट था, क्योंकि लंग्स वहां पे यूज होते थे फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अर्लियर कंसेप्ट के मुताबिक सिंपली ये जो प्रोसेस है दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दैट इज सिंपली ब्रीदिंग, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और ये अर्लियर कंसेप्ट एनर्जी प्रोडक्शन के रिलेटेड वहां पे कोई भी आइडिया नहीं एक्सप्लेन करता था। तो अब जो दूसरा कंसेप्ट है, जो मॉडर्न कंसेप्ट रेस्पिरेशन का है, एज पर मॉडर्न कंसेप्ट रेस्पिरेशन हम किसको कहते हैं? तो मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक जो रेस्पिरेशन है, ये एक सेलुलर प्रोसेस है जो सेल्स के अंदर हो जाती है। वो सिर्फ लंग्स तक की लिमिट नहीं रहती है, ये सेल्स के अंदर परफॉर्म हो जाती है, यहाँ पे सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक जो रेस्पिरेशन है, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ये कौन सी प्रोसेस है? दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ऑक्सीजन। जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, इस ऑक्सीजन की मदद से जो हम फूड खाते हैं, जो हमारे सेल्स के अंदर फूड होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है। जब उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, एनर्जी इज रिलीज्ड, वहां पे एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो मीन्स एज पर मॉडर्न कंसेप्ट रेस्पिरेशन हम किसको कहते हैं? इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। मीन्स सिंपल कंसेप्ट, ये फूड की ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन किससे हो जाती है? ऑक्सीजन की मदद से। और वहां पे क्या होता है? वहां पे एनर्जी रिलीज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेस्पिरेशन। और ये कहां पे हो जाती है? ये लिविंग सेल्स के अंदर हो जाती है। जो लिविंग सेल्स के अंदर वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म हो जाती है। अब यहां पे कंसेप्ट है कि ये जो फूड वहां पे होता है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, इसके अंदर कहां एनर्जी प्रेजेंट होती है? जो एनर्जी ऑक्सीडेशन के बाद वहां पे रिलीज हो जाती है। तो जो ये फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ये फूड सब्सटेंसेस होते हैं, सबस्ट्रेट्स होते हैं, इनके अंदर जो वहां पे केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, सपोज जो फूड के अंदर वहां पे अगर हम एग्जांपल लेंगे ग्लूकोज की, तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर वहां पे डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स होते हैं डिफरेंट एटम्स के दरमियान। उन केमिकल बॉन्ड्स के अंदर वहां पे एनर्जी प्रेजेंट होती है। जो ये फूड होता है, उस फूड के अंदर जो वहां पे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उन केमिकल बॉन्ड्स में एनर्जी प्रेजेंट होती है। और इन्हीं केमिकल बॉन्ड से एनर्जी रिलीज हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन। तो मीन्स जब ऑक्सीजन वहां पे यूज होता है, ये इस फूड को बर्न करता है, इस फूड को ऑक्सीडाइज करता है। वहां पे जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं इस फूड के अंदर, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर, तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और जब वहां पे ऑक्सीडेशन हो जाती है, जब वहां पे एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो इस एनर्जी को ट्रैप किया जाता है। उसको ऐसे ही फ्री नहीं छोड़ते हैं, उसको ट्रैप किया जाता है। कैसे? बाय सिंथेसाइजिंग हाई एनर्जी मॉलिक्यूल दैट इज एटीपी। तो मीन जब वहां पे ग्लूकोज होता है, जब ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पे जो एनर्जी रिलीज हो जाती है, इस एनर्जी को ट्रैप करते हैं बाय सिंथेसाइजिंग हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स दैट इज एटीपी मॉलिक्यूल्स, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। और इन्हीं एटीपी के अंदर बाद में एनर्जी स्टोर हो जाती है, उनके केमिकल बॉन्ड्स के अंदर वहां पे एनर्जी स्टोर हो जाती है। और उसके बाद जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे सिंथेसाइज हो गए दैट इज एटीपी, इनमें एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस हो जाती है।
तो मीन्स ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और वहां से एनर्जी रिलीज हो जाती है और वो एनर्जी फ्री हो जाती है और उस एनर्जी को डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करती है एक लिविंग बॉडी। तो मीन्स यहाँ पे फूड से जो एनर्जी रिलीज हो गई उसको ट्रैप किया जाता है बाय सिंथेसाइजिंग हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स दैट इज एटीपी मॉलिक्यूल्स। और जब बाद में एक बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो वहां पे ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं दे अंडरगो एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, उनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वहां से एनर्जी रिलीज हो जाती है, उस एनर्जी को फ्री किया जाता है और वो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। अब यहाँ पे कंसेप्ट है कि ये जो रेस्पिरेशन है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस मीन सिंपली ये केमिकल प्रोसेस होती है जो लिविंग सिस्टम के अंदर परफॉर्म हो जाती है, जो लिविंग सेल्स के अंदर परफॉर्म हो जाती है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। तो मीन सिंपली ये केमिकल प्रोसेस है, जैसे आप लैब में केमिकल प्रोसेस करते हो वहां पे सिंपली यहाँ पे भी ये केमिकल प्रोसेस लेकिन लिविंग सिस्टम के अंदर परफॉर्म हो जाती है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। अब इस रेस्पिरेशन के दौरान कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? जो फर्स्ट स्टेप है वहां पे दैट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो वहां पे पहले ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है, ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है। उसके बाद ये ऑक्सीजन जब हमारे सेल्स के अंदर पहुंच जाता है तो वहां पे क्या करता है, ये फूड को ऑक्सीडाइज करता है। तो मीन जो दूसरा सेटअप है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। पहला सेटअप इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है, उसको सेल्स के अंदर पहुंचाया जाता है और उसके बाद सेल्स के अंदर वहां पे फूड की ऑक्सीडेशन हो जाती है। जब फूड की ऑक्सीडेशन हो जाती है तो वहां पे जो तीसरा सेटअप है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस फूड से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसको एलिमिनेट किया जाता है वहां से और उसके साथ साथ जो फाइनल सेटअप है दैट इज रिलीज ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस के दौरान वहां से एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो अगर हम टाइप्स की बात करेंगे रेस्पिरेशन, क्या ये रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, क्या ये रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन परफॉर्म हो जाती है? तो वहां पे हमें बेसिक टू टाइप्स है। एक को हम नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरे को हम नाम देते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन से। एरोबिक रेस्पिरेशन हम किस रेस्पिरेशन को कहते हैं? क्या ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो जाती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में परफॉर्म हो जाती है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये वो रेस्पिरेशन है दैट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मीन्स ये किसकी प्रेजेंस में परफॉर्म हो जाती है? ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन परफॉर्म हो जाती है। तो मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन परफॉर्म हो जाती है। में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है जो वहां पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है जिसको रेस्पिरेशन हो जाती है, तो यहाँ पे हम ग्लूकोज की बात करेंगे। जो ग्लूकोज होता है ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। तो मीन्स ये जो ग्लूकोज होता है जो वहां पे फूड होता है सेल्स के अंदर, इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है, ये कंप्लीटली बर्न हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और ये किसमें ब्रेक डाउन होता है? एक तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उसके साथ साथ वाटर रिलीज होता है और वहां से एनर्जी रिलीज होती है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे रिलीज हो जाती है। तो अप्रॉक्सिमेटली वहां पे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स वहां पे रिलीज हो जाते हैं। तो मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन में जो वहां पे ग्लूकोज होता है ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। अगर हम इसके मैकेनिज्म पे जाएंगे या मैकेनिज्म देखेंगे कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे परफॉर्म हो जाती है और फूड कैसे, ग्लूकोज कैसे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है इस ग्लूकोज की जो फर्स्ट प्रोसेस हो जाती है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो फर्स्ट क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, जो फूड होता है, जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे अगर ये सेल है और यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो जो ग्लूकोज होता है यहाँ पे ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर इसकी ग्लाइकोलिसिस हो जाती है। तो मीन्स ये ब्रेक डाउन हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन परफॉर्म हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस हो जाती है। कहां पे परफॉर्म हो जाती है? साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। और इस स्टेप के दौरान यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होता है। और जब ये जब इस ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस हो जाती है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स या 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो मीन जो फर्स्ट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का, यहाँ पे ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस हो जाती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो जाती है। यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स या 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे पायरुविक एसिड या पायरुवेट मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं, दे आर कैरिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। उनको उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर किया जाता है, उनको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचाया जाता है जहां पे उनकी एक्चुअल ऑक्सीडेशन हो जाती है, एक्चुअल रेस्पिरेशन हो जाती है। तो ये जो पायरुविक एसिड होता है, पायरुवेट मॉलिक्यूल्स होता है, उनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाता है, उनको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचाया जाता है। और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच जाती है तो वहां पे इन पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी।
तो वहां पे इन पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स की पायरुवेट मॉलिक्यूल्स की वहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वहां से वाटर रिलीज होता है और वहां से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। और ये जो पूरी प्रोसेस है, जो पायरुवेट ब्रेकडाउन हो जाती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, यहाँ पे एक साइकिल इन्वॉल्व होता है जिस प्रोसेस के जरिए से, जिस साइकिल के जरिए से कंप्लीट हो जाती है, उस साइकिल को हम नाम देते हैं क्रेब्स साइकिल। वहां पे मल्टीपल स्टेप्स यूज होते हैं जिसकी मदद से ये जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फाइनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर, और वहां से हाई एनर्जी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है, दैट इज 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम इक्वेशन को देखेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ग्लाइकोलिसिस हो जाती है, कहां पे हो जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं होता है। और ये किस में कन्वर्ट होता है, ये दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचाया जाता है, वहां पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और ये ऑक्सीजन इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वहां पे वाटर रिलीज होता है और वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये थी एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो इसका दूसरा टाइप है दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, क्या वहां पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है या वहां पे ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होता है, और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां पे परफॉर्म हो जाती है, क्या वहां पे भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है या वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो जाती है। तो चले देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मींस यहां पे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इट ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है। यहां पे क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो जाती है, लेकिन यहां पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो जाती है। जो यहां पे ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहां पे जो ग्लूकोज होता है इट अंडरगो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है। जब इसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है तो वहां पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। वहां पे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाती हैं, लेकिन यहां पे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज नहीं हो जाती है, जनरेट नहीं हो जाती हैं, क्योंकि यहां पे इस फूड की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है और वहां पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट्स, जो एंड प्रोडक्ट वहां पे बन जाता है, जब पायरुवेट की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है तो कौन सा प्रोडक्ट बन जाता है, उस बुनियाद पे हम इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो जो पायरुवेट की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स में वहां पे इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बन जाता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में वहां पे या कुछ सेल्स में वहां पे लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो मींस एक एनारोबिक रेस्पिरेशन में अलग एंड प्रोडक्ट बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है, इथाइल अल्कोहल बन जाता है, और दूसरी टाइप में यही पायरुवेट मॉलिक्यूल दूसरी एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये पूरी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो जाती है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं होता है, और यहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाती हैं, दैट इज ए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल कहां पे बन जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एंड प्रोडक्ट, यहाँ पे हम इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरे को हम नाम देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो स्टार्ट करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से। इसमें क्या होता है, इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या बन जाता है, वहां पे कितनी एनर्जी रिलीज हो जाती है और ये किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे परफॉर्म हो जाती है, किन लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पे परफॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यीस्ट की बात करेंगे या कुछ बैक्टीरिया की बात करेंगे, वहां पे जो ग्लूकोज होता है ये ग्लूकोज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम यहां पे देखेंगे ग्लूकोज फाइनली कन्वर्ट हो जाता था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज हो जाती थी, लेकिन यहां पे यही ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, यही ग्लूकोज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की मदद से ये अल्कोहल या इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फर्मेंटेशन। तो मींस फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फर्मेंटेशन। और ये कहां पे हो जाती है, ये कुछ बैक्टीरिया में हो जाती है या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, फंगई में हो जाती है, फॉर एग्जांपल यीस्ट की बात करेंगे, इनमें ये प्रोसेस हो जाती है। और इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, क्या ये सेम है जैसे वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन में हो जाती है। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है सेम जो एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप होता है, यहाँ पे भी एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप सेम है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है इट अंडरगोज ग्लाइकोलिसिस। तो मींस ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सेटअप कहां पे हो जाता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाता है, एंड देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे भी ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो मींस जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे सेम, यहाँ पे ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है, ग्लाइकोलिसिस को नाम देते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है। सेम यहाँ पे भी होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसके बाद क्या होता है, जो पायरुवेट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये फाइनली इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इथेनॉल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, और वहां पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पे भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन
हो जाती है। तो मींस इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो ग्लूकोज होता है ये फाइनली इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है इथेनॉल के साथ साथ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और यहाँ पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो जाती है। अब जो इसका दूसरा टाइप है दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो चलो देखते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट बैक्टीरिया में परफॉर्म हो जाती है। सेम यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कुछ बैक्टीरिया में हो जाती है, उसके साथ साथ जो पैरासाइट्स होते हैं एस्कैरिस और टैप में, और उसके साथ साथ ये ह्यूमन मसल्स में हो जाती है। जब वहाँ पे विगरस एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो ह्यूमन मसल में वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म हो जाती है, जो कि वहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है ये लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है आफ्टर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के बाद वहां पे लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता था, जो ग्लूकोज होता था ये ब्रेक डाउन हो जाता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज हो जाता था और ये अल्कोहल इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता था, जिसको हम नाम देते हैं फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सेम यहाँ पे ग्लूकोज फाइनली ब्रेक डाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड में और उसके साथ साथ वहां पे कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है जो कि स्मॉल अमाउंट में होती है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और यहाँ पे जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है सेम जैसे कि यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ये कहाँ पे हो जाती है, साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ये साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो जाती है और ग्लूकोज वहां पे पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे डिफरेंस स्टार्ट हो जाती है। इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यहाँ पे पायरुवेट इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता था, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता था और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती, दैट इज 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो पायरुवेट होता है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन होता है। तो मींस वहां पे जो एंड प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड, जो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज इथेनॉल, और उसके साथ साथ यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो वहां पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, यहाँ पे इथेनॉल बन जाता है, वहां पे भी एनर्जी रिलीज हो जाती है 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो जाती है 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। लेकिन एक प्रोडक्ट में यहाँ पे डिफरेंस है, जो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लेकिन इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में देयर इज नो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है। ये इनमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो एक तो यहाँ पे इथेनॉल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और वहां से लैक्टिक एसिड बन जाता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है। तो ये थी रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। जो वहां पे ब्रीदिंग है और रेस्पिरेशन, जो वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन और डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, उसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।